आज के शो में भारत दरियाई चिनाब के पानी का रुख मोड़ने के मंसूबे पर कारबंद। इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान का मौकिफ। दोस्त ममालिक से तवक्को रखते हैं कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वजारत खारजा का मौकिफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। भारत की तरफ से ताहाल कोशिशें जारी हैं और अब हालिया रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का वजारत खारजा भारत के इन तमाम मजमून साजिशों को न सिर्फ बेनकाब कर रहा है बल्कि अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अपना चुका है कि किसी सूरत इज्जत पर वकार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। ये बताते चले कि आज भी जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो भी रिसेंट जो क्लैश रहा इंडिया के साथ, उसमें पाकिस्तान की सबकत, पाकिस्तान की बर्तरी, पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्तरी का जिक्र होता रहा, पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का जिक्र होता रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उनकी स्टेटमेंट से भारतीय सीख पर असर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि एप्पल को भारत के अंदर प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद से भारत में हमने देखा कि एक शोर सा मचा और वो शोर अब अमेरिका के खिलाफ जो है इस पर वाज़ेह तौर पर एक आवाज बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में हमने देखा कि भारत ने तुर्की और दीगर ममालिक के ऊपर जो भारत से तजारत करते थे कुछ पाबंदियों की तरफ इशारा दिया। पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से तवक्को रखता है कि वो उसे किसी किस्म का जो इस हवाले से जो है पाकिस्तान भारत के तनाजुर में जो है इस वक्त कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पानी के ऊपर और सिंध-तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। वो वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, जो पाकिस्तान पहले भी अपने नेशनल सिक्योरिटी इजलास के बाद कह चुका है। उस इजलास में यह फैसला हुआ था कि ऐसा कोई भी इकदाम अगर उठाया गया जिससे सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी या उस मुआहदे की रूह की खिलाफ वर्जी होगी तो पाकिस्तान उसको जंग तस्वुर करेगा। पाकिस्तान किसी सूरत भी अगर वो चाहता है भारत के सीज़फायर रहे, जिसके बारे में अब इत्तलात ये है कि टेम्परेरी है, परमानेंट है, कुछ फैसले इस पर होने, लेकिन पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ अपना चुका है कि अगर पानी रोका गया तो इट विल बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये जंग तस्वुर की जाएगी। और इस पर एक रेड लाइन है जिस पर पाकिस्तान की रियासत कायम है और पाकिस्तान अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह आलमी सतह पर पाकिस्तान साबित भी कर चुका है। तो हालिया भारत की कोशिशें या नरेंद्र मोदी की कोशिशें कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए या पानी और सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाए, तो ना सिर्फ वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वुर होगी। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर हद तक जाएगा और इसके टेक्निकल सवाल भी बहुत हैं कि पाकिस्तान सिर्फ क्या एक दीवार की तामीर से या चंद स्टोरेज कैपेसिटीज के बनने से भारत ये कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, जिस पर हम प्रोग्राम में आगे चल के सवाल उठाएंगे। खारजा सतह पर भी अहम तरीन सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली पर साले जाफर साहब प्रोग्राम में पहले मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ए मशर आबिद राव साहब भी साथ होंगे। साले साहब फरमाएगा कि रिसेंटली रॉयटर्स की स्टोरी आई, इस पर फिर से कोशिशें पाकिस्तान का पानी रोकने की या डाइवर्ट करने की, हमारा रद्द-ए-अमल मुतवक्का आपको लगता है क्या हो सकता है इस पर साले साहब? देखिए जी, गुजारिश ये है कि पानी हमारे लिए लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब यह है कि अगर पानी नहीं आता तो हम लोगों की जिंदगियां तल्फ हो जाएंगी, हम लोग मौत का शिकार हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई वाली। या तो यह है कि हम इनसे पानी वागुजार कराएं या फिर हम इनके साथ सीना सफर हो जाएं और इनकी जो भी इनकी सहूलत है उसको ख़त्म कर दें। अब ये कहा जा रहा है जी कि अगर इन्होंने पानी हमारा रोकने के लिए अपने किसी वाटर रेजरवायर को इस्तेमाल किया तो हम उस वाटर रेजरवायर को उड़ा देंगे, उसका बंद तबाह कर देंगे, उसकी जो रोकथाम है उसको नामुमकिन बना देंगे। और उसके जवाब में वो कहा यह जाता है दूसरी तरफ से, हमारे दुश्मनों की तरफ से, कि अगर आप हमारा बंद तोड़ेंगे तो हम आपका बंद तोड़ देंगे। अर्ज यह है जी कि आप हमारा बंद तोड़ें या ना तोड़ें, लेकिन जब आपकी तरफ से पानी नहीं आएगा तो वो हमारे लिए मौत का पैगाम होगा। हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आप क्या रिएक्शन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये जो एक्शन होगा। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है जी कि ये वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। अगरचे वो कहते हैं कि हम इसके सहूलतकार हैं, लेकिन सहूलतकार नहीं है बल्कि गारंटर है। और जब ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात तस्लीम शुदा है कि लो रिपेरियन जो कंट्रीज हैं उनका पानी आप नहीं रोक सकते।
ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप उनके साथ एक फार्मूला तय कर लें कि आपका जितने इलाके में पानी आपकी जरूरत है, आप उस हिसाब से, उस रेशो से पानी रख लें। और मैं तो ये समझता हूँ कि सिंध तास मंसूबे में बुनियादी तौर पर इसके मुआहदे में ये संगीन गलती थी कि इंडिया का तो बहुत थोड़ा सा इलाका था जो इसके एरिया में आता था। इसके बावजूद उन्होंने अपने लिए इसके 3 दरिया जो हैं रख लिए और 2 दरिया पाकिस्तान को दिए। अब अगर उन 2 दरियाओं का पानी भी ये बंद करेंगे, अगरचे वो जो पानी हमें मिलना था उसके ऊपर भी इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बंद बनाए हैं, ऊपर अपने पानी के ज़खायर बनाए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान उनके साथ नेगोशिएट कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन अचानक उनकी तरफ से ये कह देना कि हम इसको मुआहदे को मानते नहीं है, इसको हम लेकिन मुआहदे को मानते नहीं है, फिर जंग भी हो गई और अब ये कि दीवार बनाकर या स्टोरेज बनाकर ये कोशिश की जाएगी जो रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, तो ये कितनी तशवीशनाक बात है कि अपने अज़ाइम पर वो अभी भी कायम है। यकीनन ये बहुत तशवीशनाक बात है। पहली बात तो ये है कि ये इतना सादा मामला नहीं है, ये ओवरनाइट वो अपने पानी के ज़खायर नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत। जी सर, ठीक है। अच्छा साले साहब करना पड़ता है। जी साले साहब आप साथ ही रहे, एमर्शल आबिद राव साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। साले साहब का लिंक भी जब हम हासिल करते हैं। आबिद राव साहब आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। सर मुझे फरमाइएगा कि ये यानी पाक भारत जंग जो लोग तज्जिया कर रहे हैं कि इट्स फार फ्रॉम ओवर, व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन इट? और रिसेंटली जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, वो चाहे एप्पल के सीईओ को कहा गया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या ट्रेड वॉर के हवाले से जो बातें हुई हैं, भारत बड़ा सीख पाया, भारतीय सहाफ़ी, भारतीय मीडिया इसके ऊपर, आपका क्या कहना है? देखिए, वो इस वक्त जिस हज़ियान कैफियत में हैं उसकी वजह बनती है, बिकॉज उनका जो बयानिया था उसको 3 दिन के अंदर शिकस्त हो गई है। और वही अमेरिका जो पहले लाताल्लुक था उसने एकदम सीज फायर की बात की है। तो इंडिया का सीज फायर पे एग्री होना इटसेल्फ साबित करता है कि वो हार गए हैं या उन्होंने एकदम अपनी ब्रेक लगा दी है, वरना उनके जो जारहाना अज़ाइम थे वो उनको अंदाजा हो गया कि उनसे अमली जामा नहीं हो सकता। अच्छा, अभी जो ये इनका जो एग्रेसिव स्टांस है ये कुदरती चीज है। इसके अलावा वो क्या कहें, मतलब वो मोदी अगर एक कदम पीछे लेता है तो उसकी तो अपनी जनता उसको जो है ना वो तेज कर देगी, मतलब उसके साथ कोई ज्यादा भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि वी हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज एक जो ट्रैप था कि जी वो हमें ऐसी जंग में उलझाएं जिसमें बहुत ज्यादा हो और फिर जो कोई न्यूक्लियर अगर एक्सचेंज हो जाए या वन वे हो जाए तो उसके बहाने वो यूएन से रेजोल्यूशन पास करवा के पाकिस्तान के एटमी असासों पे फिजिकली कोई फोर्स या इंटरनेशनल जो है ना यहाँ कर दे। ये एक एक्सट्रीम वो था, लेकिन वो कन्वेंशनल में ही अभी उसी स्टेज पे वो उनको शर्मिंदगी हुई है, उनको हकीमत हुई है। तो फिलहाल आप सुनते जाएं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हमने एक्चुअली जब ये वर्ल्ड बैंक में ये मामला गया था गंगा किशन का और ये डैम और बागलियार का, उसमें हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी की वजह से हम लोग वो हार गए थे मुकदमा कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हमारा एक बड़ा नालायक आदमी जमात अली शाह नामी था जो इंडिया ने रिपोर्टेडली खरीद लिया था और वो गलत फिगर्स हमारी वहाँ पकड़ी गई, तोड़ने गई, तो फिगर ही सारी गलत है, पाकिस्तान का क्लेम ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान को एक फर्म स्टैंड या और चीजों पर हमने लिया है, इस पे भी लेना चाहिए। इस पे लेना यूँ चाहिए कि आप क्लियर अपनी पॉलिसी, इंडिया जैसा दुश्मन मुल्क अगर आपके पड़ोस में है, आपको हर चीज पे पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि अगर इंडिया ने ये किया तो हम ये करेंगे। हमने 1985 में न्यूक्लियर पे ऐसी पॉलिसी रखी थी, जब हमें खतरा था कि इजराइल अटैक कर देगा, इजराइल के जहाज आके इंडिया में लैंड कर जाएंगे या वो इंडिया में आके वहाँ से ऑपरेट करेंगे और वो हमारे कौटा को अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान ने यही कहा था कि इंडिया अटैक करे, कोई करे, जहाज इंडिया में वापस जाए या इंडिया से आए, हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे और हम जो बॉम्बे का पास वो ट्रॉम्बे सेंटर है इनका न्यूक्लियर, हम उसको उड़ा देंगे। तो अगर इंडिया ये कीमत देने पर तैयार है तो एलन वसैलन। अब यही इंडिया के साथ हमें हर चीज में करना पड़ेगा। पानी क्योंकि एक लाइफ लाइन है, ये मुआहदा बहुत अच्छी कंडीशन में हुआ था और ये बड़ा उस वक्त के हिसाब से फेयर था। अब क्योंकि हमारी अपनी नालायकियों की वजह से ना हमने डैम बनाए, ना रेजर्वॉयर बनाए,
सैलाब में कितना पानी आता है जो ज़ाया हो जाता है। Exactly, हम उसको exactly. नहीं करना चाहते। हमारी नालायकी में है, गलतफहमियों- फिर दुश्मन ने एक्सप्लॉइट भी किया उनको और अभी भी करने की कोशिश कर रहा है एक्सप्लॉइट। अब हमारा रद्द-ए-अमल सिफारती होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए या दिफाई भी होना चाहिए इसमें? दिफाई आखिरी में आता है। अच्छा, पहले आप सिफारती कीजिए, बिकॉज सफारतकारी और आर्म फोर्सेस का एक्शन एक्चुअली जी, एक जैसा होता है। वो सिविल कपड़ों में होते हैं, वो जबानी बात करते हैं, फौजें जो हैं वो गोली की बात करते हैं, ताकत का इजहार करते हैं। Exactly. मिशन दोनों का एक होता है, अपने मुल्क का मफाद जो है ना आपने बचा के रखा है। लेकिन ये ज़ियाउल हक ने कालाबाग डैम पे जो गन मचाया था, गलत किया था। उस वक्त ही कालाबाग डैम बन जाता तो बन जाता, उस वक्त इसको मिस हैंडल किया गया और उसके बाद इसको दुरुस्त भी किया गया। परवेज मुशर्रफ ने फिर कोशिश की लास्ट, लेकिन वो एतमाद का फुकदान था जो सिंध को पंजाब पे नहीं था, इस वजह से वो डैम नहीं बन सका। अब पानी की शॉर्टेज तो इसलिए भी है कि आपकी आबादी 71 में 7-8 करोड़ थी, अब 25 करोड़ हो गई है। जमीन उतरी है, आपकी फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। लेकिन ये सियासतदानों की या हुक्मरानों की नालायकियों की वजह से ये रिजर्वोयर बने, बिकॉज किसी के पास कोई विजन नहीं है कि पाकिस्तान का हमने 5 साल में क्या करना है और 25 साल में क्या करना है। ये तो डे टू डे उसमें जो है ना चल रही है। आज मेरी हुकूमत है तो आज एग्जैक्टली, है। कोई प्लानिंग नहीं थी और जिसका फुकदान वाज़ेह तौर पे आप कहते नजर आता है। सारे दफा साहब, ये यानी अब हम सिफारती महाज पे हमारे कदम जमे हैं, हमने एक स्पेस अपनी क्रिएट की है और अभी भी बहुत से नापाक अज़ाइम है दुश्मन के। हमारी हिकमत अमली होनी क्या चाहिए यहाँ से? देखिए जी, ये जो हिकमत अमली हमने इख्तियार की है ये बहुत अच्छी हिकमत अमली है। इसमें हमने, आप ये देखिए, दुनिया में किसी एक मुल्क ने, मैं फिर ये बात दोहरा के कह रहा हूँ जी, कि दुनिया के किसी एक मुल्क ने इंडिया का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिंध ताश माहदे के बारे में, इसकी तायीद नहीं की, बल्कि इसकी कंडेमनेशन वाइड स्केल पर हो रही है। तो ये जो इसकी कंडेमनेशन हो रही है, जिसकी मजम्मत हो रही है, ये हमारी सफारतकारी का ही नतीजा है ना जी। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हम इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देंगे, रद्द-ए-अमल का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरी दानिश में पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। ये जो एग्रीमेंट जिसके ऊपर पाकिस्तान के साबिक़ सदर अयूब खान और इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर किए थे, और वो इसके लिए पाकिस्तान आए थे, कराची में बैठ के उन्होंने इस पर दस्तखत किए थे। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो वहाँ पे सॉवरेन अथॉरिटी है, उसने आके एक मुआहदे पर दस्तखत किए, तो उस मुआहदे को रिवोक करने का यकतरफा तौर पर उसको किस तरह किसी को हक हासिल नहीं। फिर इसके लिए मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा जिसकी रूह से पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का सवाल इसके साथ वाबस्ता है। अगर इंडिया उसको ख़त्म करता है, उसको रोकता है, तो पाकिस्तान के पास क्या रास्ता रह जाता है कि वो एक तो उसके साथ सफारत की ज़ुबान में बात करे, और उसके साथ अगर वो बात नहीं चलती तो बंदा दुनिया, ये पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो दुनिया के दारुल हुकूमतों के दरवाजे भी खटखटाए, इंडिया के जो दोस्त हैं उनका भी दरवाजे के खटखटाए, बैनुल-अक़वामी अदारों के पास भी जाए, और उसके साथ साथ ख़ुद को तैयार करे कि अगर खुदा न खास्ता किसी मरहले पर डाउन द लेन आज से 5 साल 10 साल के बाद इंडिया इस पोजीशन में आ जाता है कि वो हमारा पानी बंद कर दे, तो फिर हमें उस मौके पर अपने हथियारों की ज़ुबान भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान को जो करना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वो कर रहा है। पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं, सूबों की असम्बलियाँ हैं, नेशनल असम्बली है, सेनेट, इन सब लोगों ने अपने रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान के अवाम की जो विल है, पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा है, उससे ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया इसके ऊपर इंसिस्ट करेगा तो फिर इंडिया को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि उसके सिर्फ ना सिर्फ पानी के ज़खायर ही तबाह होंगे, बल्कि जैसा कि आपने मार्का हक की शुरुआत में देखा, जब पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया
मिसाइल की जुबान में, लेकिन वो लास्ट जब लाइन अपनी होगी ना हमारी कार्रवाई दिफाई की हिकमत जुबान अमली में, जो है साले जाफर साहब, वो आखिरी लाइन होगी जब जिस तरह इमाशा साहब कह रहे हैं कि सिफारती सतह पे पहले बता दिया उनको, कानूनी सतह पर भी, और इसके बाद नहीं होता तो दिफाई सतह पर हम जाएंगे इस मामले को लेकर पानी के। यकीनी तौर पर यकीनन लेकिन ये जो क्योंकि पॉलिटिकल इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। सर उनके लिए जो स्पेस श्रिंक हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं 2 दिन से पैदर पे, तो बड़ा नाराज है भारतीय मीडिया, भारत के सहाफी, भारत के सियासतदान इस पर सीखपा हैं। अमेरिका ने उनको क्या हाथ दिखा दिए? हुआ क्या आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में? मेरा ये ख्याल है जी कि इंडिया का जो बदबातनी है, बदनीयती है, और इंडिया की जो खबासत है, उसका पर्दा बहुत तेज़ी से चाक होना शुरू हो गया है। अब आपने ये देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो उसने कश्मीर के इशू के ऊपर, और उसने अभी आपने देखा कल उन्होंने एप्पल कंपनी से भी कहा है कि आप इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करें और वापस अमेरिका में लाएं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब अमेरिका ये कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि यूरोप भी उसका हम ज़बान है। मशरक़ के बईद में जो उसके हलीफ ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, वो भी उसी की ज़बान बात करेंगे। तो लिहाजा इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी कि वो पूरी दुनिया की राय को और आलमी राय आमा को मज़ामत करे, उसको डिफाई करे, और उसके बाद वो करे जो वो दुनिया उसको कह रही है कि उसका करने से वो बाज रहे। और दुनिया उसको क्या कह रही है? दुनिया उसको ये कह रही है कि पाकिस्तान के साथ आप मेज़ के ऊपर बैठें और मुज़ाकरात करें, ये गोला बारूद का इस्तेमाल का इरादा तर्क करे। अगर वो इसको इरादे को तर्क नहीं करता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फिर बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया एक तो यह है कि अपनी सफारती लहजे में बात नहीं करता, डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, बल्कि वो अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, वो मीडिया जो इंतहाई गैर जिम्मेदार है। फिर उसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि मीडिया का जो ज़ुबान है वो एक शख्स के लिए है, और वो शख्स जिसका नज़रिया ये है कि इस खित्ते में, इस इलाके में मुसलमानों का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान का वो नज़रिया जो है बदतरीन दुश्मन है। अपने इंडिया में जो लोग मुसलमान हैं वो उनके वजूद के भी दुश्मन है। इसी तरीके से उन लोगों से इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को किसी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए, और ये उसकी सियासी ज़रूरत है। मेरी मुराद नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी के लिए अगर इस खित्ते का अमन त्याग तक जाता है, अगर उसके ये मज़मूम मकासद के लिए इस खित्ते के अमन की को दाव पे लगा दिया जाता है, तो फिर ये पूरे भारत के जो दानिशवर हैं, इस रीजन के पूरे जो लोग हैं जिनको शऊर है मामलात का, ये उनके सामने भी सवाल पैदा होता है कि एक शख्स के इक़्तिदार के लिए, क्या एक शख्स के नजरिए की सरबुलंदी के लिए। ठीक है सही। इसी नोट पे सर हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, इसके बाद वापस आते हैं और इस अहम तरीन मामले पे, मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस ब्रेक का वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली भारत की तरफ से जारियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, और अब भी ये साजिशें जारी है। साले जाफर साहब, जो हमने अंदरूनी तौर पे, सियासी तौर पे अचीव किया, एक इत्तेहाद तो नजर आया, लेकिन इसमें फिर वही चेहरे बेनकाब हुए जो अपने मफादात को सामने रख रहे थे। वो चंद यूट्यूबर्स थे, एक सियासी जमात PTI के मखसूस लोग थे, फिर उसमें बहुत से और लोग उन्हीं से मुंसलिक भी सामने आए। हमारी रियासत का क्या एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ? ये तो जी रियासत का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, क्योंकि एक मुल्क ने पाकिस्तान पर जारहियत की जो पाकिस्तान से बड़ा है, पूरी कौम मुत्तहिद है, उसमें यकजहती है, और वो उस जारहियत का मुकाबला करने के लिए यकसू है। ऐसे में अगर कोई शख्स या कोई जमात या उसके कारिंदे ऐसी को हरकत करते हैं जिससे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता हो, जिससे दुश्मन को मदद मिलती हो, और ये मैं बिल्कुल शरह सदर के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनके लोगों ने, इनके अक्सर लोगों ने,
इनकी बेशतर लोगों ने जो अपने यूट्यूब को, अपने सोशल मीडिया को और अपने बयानात को जो इस्तेमाल किया है, उसके ज़रिए से भारतीय मौक़िफ़, पाकिस्तान के दुश्मन के मौक़िफ़ की तायद की है, उसकी मदद की है। और उस इनकी जो गुफ्तगू है, ये आप अगर इंडियन चैनल्स को फॉलो करते होंगे तो इनके यूट्यूबर्स की जो गुफ्तगू है इंडिया के मेन चैनल्स के ऊपर प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल की गई है। तो ये तो बदतरीन मैं समझता हूँ कि मुल्क की दुश्मनी है और इन लोगों के साथ सख्त से सख्त हाथों के साथ इनको निमटना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये उसी तरह की सज़ा जैसे बगावत करने वालों को मिलती है, जैसे मुल्क के आर्टिकल 6 लगना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, जो मतलब सीधी सीधी बात है, गद्दारी की सजा। आर्टिकल 6 तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये आर्टिकल 6 का बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर बैठकर या पाकिस्तान की सरजमीन का खाकर, तो इसका मतलब यह है कि आप गद्दारी कर रहे हैं, आप बगावत कर रहे हैं। और इसकी सज़ा जो आर्टिकल 6 का आप हवाला दे रहे हैं, उसके तहत इनको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि इनको ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर इसको सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखता है, उसकी पाकिस्तान के बारे में उसका नज़रिया क्या है। तो ये लोग जो हैं, इनसे ना तो पाकिस्तान को 2 साल पहले, ना पाकिस्तान को 6 साल पहले कोई फ़ायदा हुआ है, बल्कि इन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान में सलामती के माहौल को तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन आज मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, ये इसी पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी हमाकतों का नतीजा है। और ये उनकी हमाकतें जो हैं, इसमें बदनीयती का बहुत बड़ा उनसर शामिल था। आप गौर कीजिए कि वो पार्टी है जो पाकिस्तान के लोगों को कहती रही कि हम इजराइल को रिकग्नाइज कर लें। भाई ये किस तरह मुमकिन है? हमारे तो नज़रिए के एतबार से हमारे कायद ने, हमारे मुल्क के बानी ने उसकी ममानियत की है। फिर यही नहीं, आपने ये गौर किया होगा कि अगस्त 2019 में इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को अनेक्स करके अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया। तो इनका जो लीडर था वो कहता था कि मैं क्या इंडिया के साथ जंग कर दूं? भाई इसके सिवा और क्या रास्ता है? इंडिया के साथ जंग करने के सिवा क्या रास्ता है? आपने ये गौर किया होगा कि ये मार्का हक जब हुआ तो फिर पाकिस्तान ने ये करके दिखाया कि इंडिया का एक ही इलाज है कि अगर वो शराफत की, सफारत की ज़ुबान नहीं समझता, नहीं सुनता, तो फिर उसके साथ ये डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और आपने ये देखा कि अल्लाह के फजल करम से हमारी अफवाज ने इस मौके के अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखुर हुए, लेकिन अगर ये माजी क़यादत होती तो हम इस पर जो है झुके हुए ही होते कहीं ना कहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त हमें ये पता चल गया कि कौन दुश्मन है और कौन नहीं। उन सफ़ों का पता चल गया जहाँ पे दुश्मन इत्तेहाद करके बैठते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू हम पे अटैक हुए, और बाकायदा भारतीय मीडिया पर बैठ के तज्ज़ियाकार बनकर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में हिस्सा लिया है। यानी सोच भी हम नहीं सकते कि पीटीआई की लीडरशिप, मैंने देखा कि नून लीग के साथ यानी उज़्मा किरदार पाकिस्तान को डिफेंड कर रही है और पीटीआई का कोई बंदा बैठ के हमारे खिलाफ बक रहा है। वहाँ पे भारतीय चैनलों पर हो रहा था ये। साले जफर साहब, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं। ये जो मीडिया है, इंडिया ने जिस तरह से अपने मिसाइलों को और अपने ड्रोन्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, इंडियन मीडिया को भी भारत ने, नई दिल्ली ने इस्तेमाल किया हथियार के तौर पर। और इस हथियार का जो हिस्सा बना है वो पीटीआई के लोग बने हैं। उनकी जो मीडिया वीडियोस जो हैं वो वहाँ पर उनके चैनल्स पर चलाई गई हैं। उनकी गुफ्तगू जो है उसको उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर यही नहीं है बल्कि उनकी जो ये गुफ्तगू होती थी, इंडियन मीडिया के अलावा इंडिया ने सफारती हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। इनके जो गुफ्तगू होती थी उसको इंडिया ने दूसरे मुल्कों के दारुल हुकूमतों को भेजा और कहा कि ये देखे पाकिस्तान से किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, हमारा जो अक़दाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है वो जस्टिफाइड है। तो इन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय जारहियत का जो जवाब है उसको तस्लीम किया है, उसको पेश किया है। उस जवाब को दुरुस्त साबित करने के लिए लेना है। मैं लोगों ने अपनी खिदमत दी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आखिरी प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे एक और स्टोरी के साथ। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवाल, क्योंकि बिजली के टैरिफ में एक रिलीफ अनाउंस हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस रिलीफ का मकसद आम सारिफ को सहूलत देना था और महंगाई के जो बोझ तले दबे हुए सार्फिन हैं उनको एक रिलीफ फराम करना था। एक अच्छा विजन, एक अच्छा मोटिव, एक अच्छा जेस्चर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। क्या कराची के बिल्स जो अब आए हैं उसमें ये रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ है? अहमद चुनाई साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पहले उनसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। लेट्स आस्क हिम, क्योंकि कराची की अक्सर नुमाइंदगी भी करते हैं मुख्तलिफ फोरम से। अहमद चुनाई साहब, क्या कराची के कंज्यूमर्स को ये रिलीफ मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई। देखें, बात यह है कि अब तक जितने भी बिल हमारे पास आए हैं उन बिलों में कोई या किसी किस्म का रिलीफ मौजूद नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जहां हमने बड़ी जद्दोजहद की, IPPs के खिलाफ एक पूरा महाज बनाया और गवर्नमेंट को ये इस बात पर मजबूर किया कि IPPs के साथ नेगोशिएट करें, बिजली के बिलों में कमी करें, उसको एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेकर आए। और बिलाखिर हमें एक पार्शल कामयाबी मिली, जहां 7 रुपये 49 पैसे का जो है रिलीफ दिया गया। लेकिन ये रिलीफ, इसको अनाउंसमेंट को मेरा ख्याल है 1.5 महीने से जायद का अर्सा गुजर गया है। हमारे पास अब तक जो आखिरी बिल आए हैं उनमें कहीं भी ये रिलीफ नजर नहीं आता। अच्छा, और सर ये रिलीफ जो था बेसिकली यूनिट में था, ये वेरिएबल चार्जेस यानी कि FCA, QTA, ये या जो TDS नेगेटिव्स हैं बिल के पीछे, ये वो रिलीफ है या ये आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनिट प्राइस में रिलीफ था? देखिए, जो गवर्नमेंट ने हमें हिसाब दिया था जिसमें 2.5 रुपए के 3 हिस्से थे जी, उसमें यूनिट में कहीं भी रिलीफ नहीं था। इसमें रिलीफ जो था वो कैपेसिटी चार्जेस में था, कहीं जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ था उसको कम किया हुआ था, कहीं वो जो गैस के इश्यूज में एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा था हमें उसको उसमें थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया था। तो ये टोटल रिलीफ मिला के 7.49 बन रहा था और इस रिलीफ को इन्होंने जो है वो सबके लिए अलाउ किया था। लेकिन अब तक जितने भी बिल आए हैं जो हमारी नज़र से गुजरे हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्री की भी मैं बात करता हूँ, उसमें हमें कहीं ये रिलीफ नज़र नहीं आता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक अनाउंसमेंट किया जिसकी सबने तारीफ की, हर सतह पे हमने पजीराई की, गवर्नमेंट को हमने बैकअप किया, अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े अनाउंसमेंट के बाद भी अगर रिलीफ ना मिल रहा हो तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे ताजिर बरादरी के साथ, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, हमारे तमाम कंज्यूमर्स चाहे वो रिहायशी कंज्यूमर हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती है। ठीक है, यानी हुकूमत ने अनाउंस किया बिलियंस ऑफ रुपीस का रिलीफ था, उसका मकसद ये था कि आम सारिफ को सहूलत मिले, वो सहूलत नहीं मिली और ये बेहतरीन मौका था रिलीफ का फ्यूल चार्जेस के लिहाज से देखा जाए। और जो हमारा जो रिसेंटली हमें नजर आया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए, तो देयर वाज रूम फॉर और दिस, और इसके लिए IMF से भी हमने कंसेंट लिया था। आफ्टर दैट वी अनाउंस्ड इट। जी चुनाव साहब। जी बिल्कुल, देखें ये एक बड़ा अच्छा रिलीफ था और इस रिलीफ के अंदर जो है वो हमने ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आइंदा मजीद बैठ के हुकूमत से बात की जाएगी और इसमें मजीद रिलीफ देने की बात की जाएगी, क्योंकि यही मजीद रिलीफ जो है वो हमें इंडस्ट्रियली कम्पिटिटिव बना सकता है दुनिया के साथ। कंज्यूमर्स जो हैं, जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, उन पर बड़ा नाजायज बोझ था कि जिसकी सैलरी अगर 40-50 हज़ार रुपए है वो कैसे 10-15 हज़ार का बिल दे सकता है। अपनी सैलरी का 25% जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिलों में दे देता था। और जो बहुत ही लोअर क्लास के लोग थे, जो 20-25 हज़ार में भी काम करते थे, उनको अगर मिनिमम बिल 8-10 हज़ार रुपए आए तो मैं समझता हूँ कि फिर उनके रहने का मकसद सिर्फ यही है कि हुकूमत को बिजली के नाजायज बिलों में जमा कर दें और हुकूमत को ही पेट भरते रहें। अपना पेट भरने के लिए जो है वो बाहर जाकर सड़क के किनारे जो लंगर बट रहा है उसमें खाना खाएं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस जाति का खात्मा जो है वो फौरी। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाव साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो ये जो हमें आवाज़ आई हमने नाज़रीन आप तक पहुंचाई। हमारी कोशिश ये है कि हम ये आपके सामने रखें, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सारिफ हैं या रेजिडेंशियल सारिफ हैं, ये कंप्लेंट्स आई कि जो रिलीफ अनाउंस हुआ था वो रिलीफ उनको नहीं आया नजर उस बिल के अंदर जो उनको बिल मौसूल हुए अब तक। जो अहमद चुनाव साहब की ज़बानी आपने सुना, इस पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी हमने लेने की कोशिश की है। हमने इस स्टोरी से पहले कोशिश की कि हम जान सकें कि ये किस तरह रिलीफ आना था। हमें कहा गया जी कुछ लोगों ने कि वेरिएबल चार्जेस की सूरत में कुछ रिलीफ है, लेकिन जिस तरह अहमद चुनाव साहब कह रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग के तकरीब जो यूनिट प्राइस है उसमें ये रिलीफ आएगा जो हमें अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। इस स्टोरी के लिए हम ये प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर के इलेक्ट्रिक फॉर द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कि वो आकर अपना मौक़िफ़ दें, बताएं कि आखिरकार के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को या कराची में जो सार्फिन हैं उनको ये रिलीफ क्यों नहीं ताहाल मुयस्सर आ सका। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।